जय हिंद। अभी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के पार्ट 1 में। पहले वीडियो में हम लोग क्लास 1 में देख चुके हैं कि संवैधानिक विकास के बारे में। तो संवैधानिक विकास में हम लोग देखे थे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद देखे थे चार्टर एक्ट 1784। चार्टर एक्ट 1784 हम लोग देख चुके थे। आज हमको देखना है 1786 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का। आज हम लोग 3 चार्टर एक्ट का डिस्कशन करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भारत में जो उस समय बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और मुंबई का गवर्नर हुआ करता था। क्या हुआ 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाकी के 2 जो गवर्नर बच गए थे, मुंबई का और मद्रास का, उस दोनों को किसके अंदर कर दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पहले क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था? जो नियम कानून बनाया जाता था किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा। उस नियम कानून को वो सिर्फ लागू करता था। किसका काम था लागू करना? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया था उसको क्या करना? लागू करना। तो वो हम देख चुके थे। उसके बाद क्या हुआ 1773 ईस्वी में क्या होता है कि वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है और उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं एलिजा इम्पे को बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे 1784 का। 1784 में क्या हुआ था कि कंपनी का जो प्रशासनिक अधिकार था उसको हटा दिया गया था और जो पहले का जो व्यापारिक अधिकार था उसको रहने दिया गया था। किसके अंदर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कोई चेंज नहीं किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो नियम कानून थे उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। लेकिन जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर था उसको हटा करके क्या बना दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और क्या हुआ? इसी समिति के सिफारिश के आधार पर क्या होगा? अब शासन चलेगा। किसके तहत बताया गया था? 1784 का। हम लोग जब 1784 का हम देखे थे चार्टर एक्ट, उसमें ये बताया गया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1786 का। 1786 के चार्टर एक्ट में क्या कानून था, क्या नियम बनाया गया था, उसके अनुसार भारत में क्या क्या शासन व्यवस्था चलाई गई, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1784 देख लिए थे। अब देखेंगे 1786। 1786 के चार्टर में क्या बताया गया था? इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष शक्ति प्रदान की गई जिसके तहत परिषद के निर्णय को निरस्त कर सके। देखिए हुआ क्या था कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी सहायता करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उसके बाद क्या होता है, जब 1784 का एक्ट आता है उसमें 4 सदस्यीय समिति के स्थान पर 3 सदस्यीय समिति किया जाता है। आप देखते हैं जब 1786 का चार्टर एक्ट आया तो उसमें क्या कहा गया कि जो परिषद बनाया गया था गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए, जो गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए परिषद बनाया गया था, वो परिषद अगर कोई निर्णय लिया, और क्या है कि गवर्नर जनरल उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो इसके तहत चार्टर एक्ट 1786 के तहत उसको एक शक्ति प्रदान किया गया। मान के चलिए एक वीटो का पावर, जैसे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का पावर जैसे मिला है 5 कंट्री को, उसी तरह से क्या हुआ, एक वीटो पावर दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको एक वीटो पावर दिया गया कि अगर आप परिषद के जो निर्णय है उस पर सहमत नहीं है तो आप अपना क्या करिए, वीटो का अधिकार का प्रयोग करिए और उसके जो नियम कानून जो बनाए गए हैं उसके तहत परिषद के जो निर्णय लिया गया उसको आप क्या करिए, निरस्त करिए और अपना निर्णय लीजिए, आपको जो सही लगता है। ये किस में बताया गया? 1786 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कंपनी के जो गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का, उसको एक विशेषाधिकार दिया गया था। विशेषाधिकार देने के बाद क्या हुआ कि जो परिषद निर्णय लेगी उसको वो निरस्त करके और अपना क्या करेंगे, वो अपने अनुसार, गवर्नर जनरल जो है अपने अनुसार निर्णय लेगा। यह शक्ति किस में दिया गया था? चार्टर एक्ट 1786 में। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले किस गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया? तो सबसे पहले दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सबसे पहले यह अधिकार दिया गया था। देखिए क्या हुआ कि 1774 में 1774 ईस्वी में
वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। उसके बाद 1785 तक, 1774 से लेकर 1785 तक उनका शासनकाल चलता है। उसके बाद क्या होता है, इस्तीफा दे के वो चले जाते हैं। तो उसके बाद 1 साल के बाद क्या होता है कि यहाँ पे 1 साल के गैप चलता है। गैप में क्या हुआ कि मैकफर्सन नामक व्यक्ति को यहाँ के क्या बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल के बाद, सिर्फ एक ही साल के बाद क्या हुआ कि 1785 से 86 तक कौन रहे, मैकफर्सन। उसके बाद कौन आते हैं, लॉर्ड कर्नवालिस का जो टाइम पीरियड होगा 1786 से लेकर 1793 तक। कहाँ तक, 1786 से लेकर 1793 तक इनका शासनकाल चलता है। उसके बाद ये भी इस्तीफा देके चले जाते हैं। तो एक बार फिर इसको बनाया जाता है, कब, 1805 में। और उनकी बाद क्या होता है, 1805 में इनकी मृत्यु हो जाती है भारत में। तो क्या हो गया कि जो 1786 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें जो विशेषाधिकार मिला था गवर्नर जनरल को, जो वीटो का पावर मिला था, सबसे पहले उस वीटो का पावर का जो उपयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा यह उपयोग किया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया, तो 1793 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। देखिए हुआ क्या था कि कंपनी का फॉर्मेशन जब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को गठन किया गया था। उस समय क्या हुआ था, कंपनी के जो गठन करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो महारानी थी उससे एकाधिकार प्राप्त कर लिया। कहाँ पे, भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक के लिए उन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। लेकिन समय समय पर क्या हुआ कि यह अधिकार उन्होंने बढ़ाते गया। जब 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया तो क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार, जो व्यापार करने का अधिकार था, उसको 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। तो आगे हम देखते हैं कि क्या प्रावधान किया गया। तो क्या हुआ कि नियंत्रक मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। अब हुआ क्या कि देखिए, जब हम 1784 का हम चार्टर एक्ट पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम बताए थे कि क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के जगह पे क्या बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। तो 6 सदस्य जो कंट्रोलर में था, उसका जो वेतन मिलेगा, उसमें एक राजस्व सचिव भी था। तो उन लोगों का जो 6 सदस्यीय समिति बनाया गया था, उन सभी व्यक्तियों का जो वेतन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, भारतीय राजस्व से मिलेगा। पहले क्या होता था कि इसका जो वेतन मिलता था वो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता था, ब्रिटेन के राजा के द्वारा या कंपनी के अधिकारियों के द्वारा दिया जाता था। लेकिन जब ये एक्ट आया, कब, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, तो इसमें कहा गया कि अब जो उस परिषद के जो अध्यक्ष हैं या जितने भी मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो 6 मेंबर का जो वेतन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, भारत के राजस्व से मिलेगा। जो भारत का राजस्व होगा उसी से का वेतन मिलेगा। तो ये किस चार्टर एक्ट में कहा गया था, 1793 में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कहा गया, कि इसमें कहा गया है कि व्यापारिक अधिकार जो है, अब हम देखते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें हम देखे थे 1793 का, इसमें नियंत्रक मंडल के जितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे, सभी का वेतन किसके द्वारा दिया गया, भारतीय राजस्व के द्वारा दिया जाएगा। अब हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट में क्या बोला गया था कि 1813 के चार्टर एक्ट में बताया गया था, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो मिला था, ब्रिटेन के द्वारा क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर एकाधिकार दिया गया था। जिस समय इसका फॉर्मेशन होता है उसी समय इसको भारत पे क्या होता है, एकाधिकार दे दिया जाता है कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में शासन करेगी और व्यापार करेगी। लेकिन इसके अलावा किसी भी कंपनी को मान्यता नहीं दिए थे कि भारत में आकर वो व्यापार करे। तो क्या होता है कि जब ये 1813 का चार्टर एक्ट आता है तो कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी के अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जितने भी कंपनी हैं इंग्लैंड में, उनको मान्यता मिलता है कि आप भी जाकर क्या करिए, भारत में जाकर आप व्यापार कर सकते हैं।
लेकिन दो चीज़ों को छोड़कर, एक चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार। चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहने दिया गया। और एक चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ क्या होता था कि उस समय अफीम का व्यापार होता था, गांजा का व्यापार होता था, ये सब व्यापार जो होता था किसके साथ होता था? चीन के। तो ये सब व्यापार का एकाधिकार किस पे रहने दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहने दिया। और बाद बाकी जितना भी व्यापारिक अधिकार था वो सभी को छीन लिया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि अन्य कंपनियाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जितने भी अन्य कंपनियां थी वह भारत आई और भारत से क्या हुआ, वो उन्होंने व्यापार शुरू किया। तो क्या किया गया, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या हुआ कि जितने भी अधिकार था, विशेषाधिकार मिला था, उसको हटा दिया गया। कौन सा विशेषाधिकार? व्यापारिक एकाधिकार जो मिला था उसको हटा दिया गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपनी के गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापतियों, जो प्रधान सेनापति होता था, मान लीजिए कि उसमें क्या होता था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार की, उसके बाद धीरे धीरे वो साम्राज्यवाद के तौर पे वो काम करने लगी, भारत पे धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित करने लगी। तो क्या हुआ, उनको सेनापति की ज़रूरत होती थी। मान लीजिए कोई सैनिक टुकड़ी है तो उसको हैंडल करने के लिए एक सेनापति की ज़रूरत होती थी। तो उसकी नियुक्ति करने के लिए, तथा गवर्नर, मान लीजिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, अब अन्य जो जगह पे प्रेसिडेंसी था उस पर एक गवर्नर बनाया जाता था। जैसे हम बात करते हैं मद्रास का, मुंबई का, तो वहाँ के जो गवर्नर की नियुक्ति होगी वो किसके हाथों में दे दिया? कंपनी के हाथों में। किस एक्ट के तहत? 1813। जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसके तहत बताया गया कि कंपनी के गवर्नर जनरल और गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्ति करने का अधिकार, देखिए पहले जो नियुक्ति होती थी किसके द्वारा होता था? ब्रिटेन के द्वारा होता था। ब्रिटेन के जो संसद होता था उसमें पारित हुआ जो कोई कानून होता था उसको पारित किया जाता था और वहाँ से नियुक्त करके भेजा जाता था। लेकिन यह अधिकार अब किसको दे दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह अधिकार कंपनी के हाथों में दे दिया। लेकिन एक शर्त रखा गया। इसमें क्या शर्त रखा गया? ब्रिटिश क्राउन की सहमति के बिना यह संभव नहीं है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर किसी गवर्नर को कंपनी ने अपॉइंट किया, ठीक है, तो कंपनी के अपॉइंटमेंट के बाद क्या होगा कि ब्रिटेन की क्राउन जो है, जो वहाँ की महारानी थी, उसका जो उस पर क्या होगा कि सहमति जरूरी पड़ जाएगा। यहाँ पे ये लिखा गया है कि ब्रिटिश क्राउन का सहमति अनिवार्य है। अगर ब्रिटिश क्राउन ने कह दिया कि नहीं ये व्यक्ति ठीक नहीं है तो इसको नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये विशेषाधिकार दिया गया, लेकिन उसमें कंडीशन भी लगा दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंपनी के अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। देखिए क्या हुआ कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कहा गया कि कंपनी को 20 वर्षों के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए मतलब 1813 है और 20 वर्ष हम ऐड कर देंगे तो 1832-33, तो 1833 तक क्या हुआ कि भारतीय प्रदेशों पर तथा राजस्व पर नियंत्रण स्थापित होगा। किसका? कंपनी का। कंपनी का भारतीय प्रदेश पर भी नियंत्रण होगा और राजस्व, जितना भी राजस्व वसूला जाएगा भारत के अंदर, जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा उस सब पे किसका अधिकार होगा? कंपनी का अधिकार होगा। ये किस चार्टर एक्ट के द्वारा बताया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, देखिए भारत में क्या हुआ कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के प्रसार के लिए वार्षिक प्रति वर्ष 1 लाख रुपया क्या हुआ कि राजस्व की व्यवस्था की गई, आवंटन की गई, जिसके तहत क्या हुआ कि भारत में क्या होगा? शिक्षा का प्रसार होगा। शिक्षा को मतलब दूर दूर तक भारत के अन्य कोना में क्या होगा कि शिक्षा का प्रसार होगा। उसके लिए कितना राजस्व व्यवस्था किया गया था? 1 लाख रुपया वार्षिक धनराशि की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद इसमें कहा गया है कि साथ ही भारत में ईसाई मशीनरियों, मतलब ईसाई जो व्यक्ति हैं, ईसाई धर्म के जो मानने वाले व्यक्ति हैं, जो चर्च क्या होते हैं, जो पादरी होते हैं, वो लोग क्या होगा, ईसाई मशीनरियों क्या भारत में अब क्या होगा कि वो धार्मिक जो प्रचार होता है उसको करने के लिए आ सकते हैं। अनुमति प्रदान किया गया कि आप जो हैं मतलब जितने भी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, आप भारत में आ सकते हैं और भारतीयों को अपने धर्म की अच्छाई के बारे में बता सकते हैं। उनको ये बताना है कि आप हमारे धर्म को मानिए, हमारे धर्म में ऐसी ऐसी व्यवस्था है। मतलब क्या हुआ कि उसके धर्म को बारे में बताने के लिए कहा गया। किस एक्ट के तहत? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत। तो आज हम लोग कवर किए हैं चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813।
तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हम लोग पिछली क्लास के में 2 एक्ट हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग कितने एक्ट डिस्कस किए हैं? 3। तो अगली क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो चार्टर्ड एक्ट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग 1 बार या 2 बार वीडियो को देखते रहिए और दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए कि भारत का जो संविधान बना था उसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब संविधान बनने के पीछे क्या कारण था और क्या क्या घटना घटी। उस सभी घटना को एक जगह कलेक्ट किया गया और संविधान का जो झलक दिखता है, भारत का जो संविधान है, इन सभी घटनाओं से उसमें झलक दिखता है। देखिए, जब तक हम लोग क्या होगा कि 1857 की क्रांति या 1900 तक हम जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक उतना मतलब मज़ा नहीं आएगा, मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। लेकिन जब हम लोग उधर बढ़ेंगे, 1857 की क्रांति होगी, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। जब चार्टर्ड एक्ट 1909 आएगा, चार्टर्ड एक्ट 1919 आएगा, 1935 आएगा। देखिए, भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो महत्व है भारतीय संविधान में, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। जब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे धीरे धीरे तब आपको अच्छा लगने लगेगा। देखिए, ये कोरोना का समय है, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलिए, अपने और अपने परिवार को ख्याल रखिए। और देखिए, 1 बार ना हो सके तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए और नोट्स बनाने की कोशिश करिए। मतलब आप जो जितना वीडियो हम लोग बनाते हैं, आप क्या करिए कि नोट्स बनाने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग सब पढ़ते हैं संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास में जितना चार्टर हम लोग पढ़ा दिए हैं उस सभी चार्टर को आप नोट करिए। नोट करने से फ़ायदा क्या होगा कि जब आप कभी रिवीजन करिएगा तो आपको क्या होगा, पूरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। 1 बार कॉपी में लिखें, उसको 1 बार रिवीजन कर लीजिएगा और आसानी से आप लोग क्या होगा कि रिवीजन कर पाइएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।